नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। विस्फोट में आज हम बात करेंगे यूक्रेन पर रूस के सबसे भयंकर हमलों की, जिनसे अब तक यूक्रेन की धरती दहल रही है। रूसी सेनाएं यूक्रेन में लगातार आगे बढ़ते जा रही हैं। इसके साथ ही हम विस्फोट में बात करेंगे जंग रोकने के लिए जारी बातचीत की। हम आपको ये भी बताएंगे कि ज़ेलेंस्की ने अचानक किसके सामने आखिरकार सरेंडर कर दिया है। इन सभी बड़े मुद्दों पर आज हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे और इसके साथ बात गाजा की भी करेंगे। गाजा और इजराइल में आखिरकार चल क्या रहा है, इसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे। दरअसल गाजा में शांति लौटने के आसार अब नजर आने लगे हैं, लेकिन इजराइल का एक कदम है और इस प्रक्रिया में जो कि बड़ा रोड़ा बनकर के सामने आ सकता है। अगर इस पर हमास भड़का तो संभव है कि शांति की प्रक्रिया को ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए और जंग एक बार फिर से भड़क सकती है, ये भी आसार जताए जा रहे हैं। अपने एक खास प्रोग्राम में बात वेनेजुएला की भी करेंगे, क्योंकि जंग के किनारे ये खड़ा हुआ नजर आ रहा है। कैरेबियन सी में इन दिनों हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। अमेरिकी सेना के एक्शन लगातार वेनेजुएला पर प्रेशर बना रहे हैं और जाहिर सी बात है कि यहां जंग कभी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि मॉक ड्रिल लगातार हो रही है, अमेरिका की तरफ से भी और वेनेजुएला की तरफ से भी। दूसरी तरफ वेनेजुएला ने पूरी तैयारियां कर ली है, ये उसकी तरफ से कहा जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं विस्फोट में। सबसे पहले खबर यूक्रेन से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के हमले शुरू हो गए हैं। अटैक से सूमी के कई इलाके अंधेरे में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। सूमी के कई इलाकों में पानी की सप्लाई ठप हो चुकी है। तो ये जानकारी यूक्रेन को लेकर के आ रही है कि रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन के कई शहरों पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें सूमी के कई इलाके अंधेरे में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। वहां पर बिजली की व्यवस्था ठप हो चुकी है। कई इलाकों में पानी की सप्लाई तक पूरी तरीके से खत्म हो गई है। निप्रो के नोवा पोस्ता लॉजिस्टिक्स सेंटर पर यह अटैक हुआ है। अटैक के बाद की तस्वीरें सामने आई और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अंधेरा देख सकते हैं। यहाँ लाइट पूरी तरीके से जा चुकी है और ये बार बार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि यूक्रेन को लेकर के रूस की स्ट्रेटजी यही है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे वहां का जो पावर सप्लाई सिस्टम है उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, ताकि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो परेशान हो जाए और परेशान होने के बाद वहां से जाना शुरू कर दे, इलाके खाली हो जाए और रूस उस पर अपना कब्जा कर ले, रूस अपना दावा उस पर पे दिखा दे। ये तस्वीरें जो निकल करके सामने आ रही है निप्रो की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ये भीषण हमला किया गया और उसके बाद सूमी इलाके में भी इसी तरीके से निकल करके तस्वीरें सामने आती हैं, जिसमें ये भीषण हमला होने की वजह से लाइट की व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो जाती है। आलम ये हो गया है कि ठंडा पानी अब लोगों को मिल रहा है, पानी के क्षेत्रों में नसीब ही नहीं हो रहा है। बिजली नहीं होने की वजह से जो जरूरी चीजें हैं वो पूरी तरीके से ठप हो गए हैं, क्योंकि बार बार वहां पर अटैक हो रहे हैं और ऐसे में जरूरत ये हो जाती है कि अगर किसी के भी घायल होने की स्थिति बनती है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, तो उसका उपचार कैसे होगा, ये सबसे बड़ा संकट वहां पर गहराते जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक और जानकारी आपको देते हैं कि यूक्रेन का फ्रंट लाइन पर एक बड़ा हमला देखने को मिला है। रूसी सेना पर एयर स्ट्राइक कर दी गई है। किसकी तरफ से? यूक्रेन की तरफ से ये रूसी सेना पर एयर स्ट्राइक की गई है, जिसमें यूक्रेन के F-16 फाइटर जेट से अटैक किया गया है। बेहद ही उन्नत किस्म का होता है ये फाइटर जेट F-16, जिसका इस्तेमाल किया गया है। फाइटर जेट से अटैक रूसी जवानों पर बेहद करीब से हमला किया गया है। दो जानकारियां, दो तस्वीरें जो ये बता रही है कि रूस और यूक्रेन किस तरीके से युद्ध में अभी भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ रूस की तरफ से एक बड़ा अटैक किया जाता है और शहर की जो पावर सप्लाई सिस्टम है उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, उसे खत्म कर दिया जाता है, ताकि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो परेशान हो जाएं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो यूक्रेन ने भी आगे बढ़कर के कार्रवाई की है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग लगातार जारी है। पिछले 3 साल से ज्यादा का समय हो गया जब से ये जंग चल रही है। एक और रूस के यूक्रेन पर हमलों की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों ही बढ़ती जा रही है, तो दूसरी ओर शांति प्रक्रिया अधर में लटकी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस बीच ज़ेलेंस्की को लेकर के एक बहुत बड़ी जानकारी है, जिससे जंग थमने के आसार भी बन सकते हैं। अब ये जानकारी क्या है और क्या उठापटक हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए। सर्दियों में जंग का सबसे भयंकर रूप।
यूरोप पर फट सकता है पुतिन का गुस्सा। यूक्रेन के मददगारों पर होगा वार। कीव, डोनेट्स्क, पोक्रोवस्क, मिर्नोहाद, ये वो चंद शहरों की फेहरिस्त है जिन पर रूसी सेना लगातार बारूद बरसा रही है। हालांकि इस लिस्ट में सिर्फ 4 ही नाम हैं, लेकिन यूक्रेन का शायद ही कोई ऐसा कोना छूटा हो जहां बीते एक हफ्ते में तबाही न बरसी हो। यूक्रेन के जर्रे जर्रे पर पुतिन की सेना ने ऐसी तबाही बरसाई है जैसे रूस के जवानों को यूक्रेन के संपूर्ण विध्वंस की छूट दे दी गई हो। क्रेमलिन के जवानों का हौसला बढ़ता जा रहा है और इसी की बदौलत अब तक यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर रूस का झंडा लहरा रहा है। फ्रंट लाइन पर रूसी सेना लगातार बढ़त बनाती जा रही है। एक के बाद एक इलाके फतह करती हुई रूस की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कोऑर्डिनेटेड हमलों से यूक्रेन के जवान दहशत में हैं। खबर है कि डोनेट्स्क में रूसी सेना लगातार बढ़त बना रही है। यहां के चिरवोनोए इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है। यह इलाका कोस्तोनिव्का में यूक्रेन की हथियारों की सप्लाई के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहां रूसी सेना के कब्जे से यह सप्लाई लाइन काट दी गई। क्रेमलिन के जवानों ने ज़ेपोरिजिया के नोवोदानिलोव्का पर भी कब्जा कर लिया। खबर है कि इसके बाद अब रूस की सेना ओरेखोव की ओर बढ़ रही है। रूस ने यूक्रेन के नेप्रोपेट्रोवस्क पर भी हमले तेज कर दिए हैं। इसके अलावा रूस ने निप्रो शहर के प्रशासनिक भवन पर ड्रोन अटैक किया, जिससे भवन के एक बड़े हिस्से को भारी नुकसान हुआ। रशियन आर्मी ने ज़ेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी रिही में गैस पाइपलाइन पर हमला बोला, जिससे पाइपलाइन को भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा पाव्लोराद में भी एक बिल्डिंग पर भीषण हमला किया गया। इस हमले में अपार्टमेंट में जबरदस्त आग लग गई। हालांकि जल्द ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं और घायलों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया।
रूस ने निकोपाल में नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया। यहाँ बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर रूसी सेना के निशाने पर रहे। रूस के हमलों से 3 बिजली सप्लाई सबस्टेशन तबाह हो गए। सूमी में भी रूसी सेना के निशाने पर पावर स्टेशन ही रहे। यहां भीषण हमलों से पावर स्टेशन तबाह हो गए। यहां आधे घंटे में ही लगभग 15 बड़े धमाके सुने गए, जिसके बाद शहर की बिजली और पानी की सप्लाई बंद हो गई। प्रशासन की ओर से लोगों को फिलहाल घरों की बजाय शेल्टर होम में ही रहने को कहा गया है। खबर है कि पोक्रोवस्क पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। इसके बाद अब रशियन आर्मी निप्रो शहर की ओर बढ़ रही है। खबरों के मुताबिक मिर्नोहाद इलाके को रूसी सेना ने घेर लिया है। यह जगह E50 हाईवे के करीब ही है। इसके अलावा लिसिवका और सुखी यार भी इस हाईवे के करीब ही हैं। अगर रूसी सेना यहां से होते हुई नेप्रो शहर तक पहुंच गई तो ये यूक्रेन की बहुत बड़ी हार साबित हो सकती है। इस बीच खबर है कि रूस के हमलों से यूक्रेन के जवान बहुत परेशान हैं। हालात ऐसे हो रहे हैं कि या तो जवान सरेंडर कर रहे हैं या फिर पोस्ट छोड़कर पीछे हट रहे हैं। इस बीच यूक्रेन ने भी फ्रंटलाइन से जवानों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। खबरों के मुताबिक मिर्नोहाद इलाके को रूस की सेना ने घेर लिया है, जिसके बाद यहां यूक्रेन के जवान परेशान हैं और अब यहां से जवानों को वापस बुलाया जा रहा है। यहां से जवानों को एयरलिफ्ट करने का प्लान बनाया जा रहा है। इसके अलावा लिसिवका और सुखी यार से भी जवान बुलाए जा रहे हैं। जंग के बीच रूस ने जवानों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। रूस ने अपने रिजर्व सैनिकों को वापस बुला लिया है। खबर है कि इस संबंध में राष्ट्रपति पुतिन ने आदेश जारी कर दिए हैं। माना जा रहा है कि इन जवानों को फ्रंट लाइन पर भेजा जा सकता है। उधर यूरोपीय हथियारों की बदौलत यूक्रेन रूस पर बड़े हमले कर रहा है। हालांकि ये हमले रूस के हमलों के मुकाबले कुछ भी नहीं हैं। यूक्रेन की सेना ने चेबोक्सरी समेत कई इलाकों पर हमले किए, जिससे रूस के कई इलाकों में सायरन की आवाजें सुनी गईं।
एक ओर जंग जारी है तो दूसरी ओर शांति स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लंदन में जेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, ब्रिटेन के पीएम स्टारमर और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात की। खबर है कि जेलेंस्की के इस कदम से जहां ट्रंप नाराज हो सकते हैं, तो वहीं पुतिन का गुस्सा भी फूट सकता है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप जेलेंस्की पर शांति प्रस्ताव मानने के लिए दबाव बना रहे हैं। इस शांति प्रस्ताव में यूक्रेन की कुछ जमीन रूस को देने का भी प्रस्ताव है। खबरों के मुताबिक जेलेंस्की इस पॉइंट को मानने को तैयार नहीं है और जेलेंस्की ने साफ तौर पर रूस को जमीन देने से इनकार कर दिया है। हालांकि खबर है कि जेलेंस्की देश में चुनाव कराने को लेकर तैयार हैं। दरअसल यूक्रेन को अमेरिका से दो मोर्चों पर दबाव झेलना पड़ रहा है। एक ओर ट्रंप चुनाव कराए जाने के लिए दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी ओर शांति वार्ता के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जेलेंस्की अब यूक्रेन में चुनाव कराने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए कुछ शर्तें रखी हैं। जेलेंस्की ने युद्ध के बीच चुनाव कराने के लिए सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और कानून तीनों की गारंटी मांगी है। जेलेंस्की का कहना है कि वो यूक्रेन में 3 महीने में चुनाव कराने को तैयार हैं, लेकिन अगर पश्चिमी साझेदार सुरक्षा दें, तभी ऐसा हो सकता है। इस बीच रूस का गुस्सा यूरोप पर फट सकता है। लंदन में हुई मैक्रो, स्टारमर और मर्ज के साथ जेलेंस्की की मुलाकात से यह साफ होता जा रहा है कि यूक्रेन को मदद देने के अभियान का नेतृत्व अब अमेरिका की जगह ब्रिटेन कर रहा है। शायद यही वजह है कि रूस के निशाने पर अब ब्रिटेन आ सकता है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन के लंदन, ग्लासगो, बेलफास्ट समेत 23 शहरों की लिस्ट है जो रूस के निशाने पर हो सकते हैं। ये सभी ब्रिटेन की इकोनॉमी और सैन्य क्षमता के लिहाज से बेहद अहम है। बताया जा रहा है कि रूस अब समंदर में सबमरीन और जंगी जहाजों की तैनाती बढ़ा रहा है, जिससे ब्रिटेन पर कभी भी हमला किया जा सकता है। उधर ब्रिटिश नेवी भी अलर्ट मोड पर है। खबर है कि ब्रिटेन ही यूक्रेन को स्नैपर और वास्प नाम के ड्रोन देने जा रहा है। ये दोनों ही ड्रोन समंदर में लंबी दूरी तक मार करने की काबिलियत रखते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन यूक्रेन को ग्रैब हॉक एयर डिफेंस सिस्टम भी देने जा रहा है। इसके आने के बाद यूक्रेन काफी हद तक रूसी हमलों से अपने आप को बचा पाएगा। ये एयर डिफेंस सिस्टम फाइटर जेट्स, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से भी बचाव कर सकता है। इसके अलावा क्रीमिया पर हमले के लिए यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार दिए जा रहे हैं। इससे पहले ब्रिटेन ने ही यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल दी थी, जिनसे क्रीमिया पर कई बार हमले किए गए। फिलहाल एक बात तो साफ है कि जेलेंस्की के रुख से ट्रंप नाराज हैं और वो रूस को खुली छूट दे सकते हैं। तो वहीं पुतिन ये मान रहे हैं कि यूरोप की वजह से जेलेंस्की जंग को लंबा खींच पा रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी की वजह से ही युद्ध नहीं रुक पा रहा है।
इस बीच खबर है कि लिथुआनिया में भी एक बार फिर गुब्बारे देखे जाने से हड़कंप मच गया। इन गुब्बारों की वजह से लिथुआनिया के विल्नियस एयरपोर्ट को कई बार बंद करना पड़ा, जिससे हवाई यातायात काफी हद तक प्रभावित हुआ। हालात को देखते हुए सरकार ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। लिथुआनिया का मानना है कि ये रूस के सहयोगी बेलारूस की तरफ से हाइब्रिड अटैक है, यानी बिना सीधा हमला किए परेशानी पैदा की जा रही है। हालांकि बेलारूस ने इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। उसका कहना है कि इन गुब्बारों से उसका कोई संबंध नहीं है। साथ ही उसने लिथुआनिया पर ड्रोन भेजकर आपत्तिजनक सामग्री गिराने का आरोप लगाया है। जाहिर है कि जंग का अब तक का सबसे विनाशक रूप सामने आ रहा है। शांति का प्रयास तो हो रहा है, लेकिन हर किरदार अपना फायदा तलाश रहा है। इस बीच रूस और यूक्रेन की जमीन दहल रही है, लोग कराह रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं, लेकिन बंदूकें और तोपें आग उगल रही हैं। देखना होगा कि इस इलाके में कब शांति स्थापित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बात कर रहे हैं गाजा की, जहां एक बार फिर से शांति लौटने की थोड़ी बहुत उम्मीद तो जगी है, लेकिन इजराइल के एक कदम से इस पर पानी फिर से फिरते हुए नजर आ रहा है। दरअसल ट्रंप की कोशिश बेकार भी हो सकती है, लेकिन क्यों बेकार हो सकती है वो आपको समझा देते हैं। क्योंकि गाजा को लेकर इजराइल ने एक नया कदम उठाया है, जिससे तनाव बढ़ सकता है। ये जरूर कहा गया था हमास की तरफ से कि वो हथियार रख देगा, लेकिन हथियार कभी नहीं उठाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल ने एक नया मैप साझा कर दिया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि शांति व्यवस्था पर फिलहाल ठप्पा नहीं लगने वाला है। משהו אבל כדי להביא אותו. इजराइल का नया दाव। गाजा पर कब्जा करेंगे नेतन्याहू। ट्रंप का प्लान हो जाएगा फेल। गाजा में इजराइल और हमास के बीच करीब 2 साल से जंग चल रही है। धमाकों से जमीन दहल रही है, लोग परेशान हैं, हर ओर सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान हैं। पहले से ही परेशान चल रहे गाजा के लोगों की जिंदगी इस जंग ने बदतर बना दी है। इजराइल की सेना और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल की सेना हमास के आतंकियों का सफाया करने की कोशिशों में जुटी है, तो वहीं हमास इजराइल को पीछे ढकेलने का प्रयास कर रहा है और इसका खामियाजा मासूम लोग भुगत रहे हैं। हालांकि अब शांति प्रयास रंग लाते दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि हमास हथियार छोड़कर बातचीत के लिए राजी हो गया है। लेकिन हमास ने हथियार रखे हैं, सरेंडर नहीं किए हैं।
ऐसे में वो हथियार कभी भी उठा सकते हैं और जंग कभी भी शुरू हो सकती है। फिलहाल खबर है कि अमेरिका के प्लान के मुताबिक गाजा में शांति लौटती दिख रही है, लेकिन इस बीच इजराइल ने एक बड़ा कदम उठाया है और उसका ये कदम शांति प्रयासों को झटका दे सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका ने गाजा के लिए क्या प्लान तैयार किया है। अमेरिका ने अपने प्लान में गाजा को रेड और येलो जोन में बांटा है। इनमें से रेड जोन में फिलिस्तीनी नागरिक रह रहे हैं, जबकि ग्रीन जोन में विकास के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया गया है। इस हिस्से पर इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स यानी ISF और इजरायली सेना का कंट्रोल रहेगा, जबकि फिलिस्तीनी आबादी वाले दूसरे हिस्से को फिलहाल खंडर ही रहने दिया जाएगा। फिलहाल लगभग सभी फिलिस्तीनी रेड जोन में विस्थापित हो गए हैं। इन दोनों इलाकों के बीच एक येलो लाइन खींच दी गई है। अमेरिका के प्लान के मुताबिक ग्रीन जोन में शुरुआती दौर में कुछ 100 सैनिकों की ही तैनाती होनी है, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 20,000 तक किया जा सकता है। अब आइए आपको बताते हैं कि इजराइल का कौन सा कदम जंग भड़कने की वजह बन सकता है। दरअसल इजराइल ने गाजा की 50% से ज्यादा जमीन पर कब्जा करके उसे अपना इलाका घोषित कर दिया है। इजरायली सैन्य अधिकारी ने येलो लाइन को नया बॉर्डर करार दिया है। IDF अधिकारी के मुताबिक येलो लाइन ही अब इजराइल की सुरक्षा सीमा की तरह काम करेगी और इजरायली सेना इससे पीछे नहीं हटेगी। साफ है कि इजराइल अब गाजा के ज्यादातर हिस्से से हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। इजराइल ने गाजा के 50% से ज्यादा हिस्से को अपना इलाका घोषित किया है। इजरायली सेना प्रमुख याल ज़मीर ने येलो लाइन को नया बॉर्डर बताया। उन्होंने दावा किया कि इजरायली सेना अब नए बॉर्डर से पीछे नहीं हटेगी। इस इलाके में गाजा की ज्यादातर खेती करने लायक जमीन है। इसके अलावा इस हिस्से में ही इजिप्ट से लगने वाला राफा बॉर्डर क्रॉसिंग भी है। इजराइल ने येलो लाइन के पास कई चौकियां बना दी है और उसे एक खतरनाक सीमा घोषित कर दी है। इस लाइन को पार करते लोगों पर अक्सर इजरायली जवान गोली चला देते हैं। जाहिर है कि इजराइल का ये कदम एक बार फिर हमास को भड़का सकता है और वो एक बार फिर जंग का ऐलान करते हुए बंदूकें उठा सकते हैं। साफ है कि इजराइल का ये कदम ट्रंप की योजना के हिसाब से नहीं है। ट्रंप की योजना के मुताबिक इजराइल को धीरे धीरे इस इलाके से निकल जाना था और यहाँ की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को सौंपी जानी थी। हालांकि अभी तक कोई भी देश इन सुरक्षा बलों में शामिल होने को तैयार नहीं हुआ है। एक और हमास गाजा में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का सिरदर्द बढ़ सकता है, तो वहीं उसके साथ ही हूती आतंकी भी मुसीबत बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हूती आतंकियों से संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों को रिहा करने की अपील की है।
यमन के हूती आतंकियों से अपील की है कि वो हिरासत में लिए गए संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों पर मुकदमा न चलाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि हिरासत में लिए गए संयुक्त राष्ट्र विदेशी एजेंसियों और मिशन के सभी कर्मचारियों को तुरंत रिहा करने के लिए काम करे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों को हिरासत में लिए जाने की घटना को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। खबरों के मुताबिक ईरान का समर्थन करने वाले हूती आतंकियों ने 59 संयुक्त राष्ट्र कर्मियों को हिरासत में लिया है। ये सभी यमन के नागरिक हैं। इसके अलावा गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज और राजनयिक मिशनों के दर्जनों लोग भी हिरासत में लिए गए हैं। इनके खिलाफ अदालत में केस चल रहा है। इनमें से 17 लोगों को विदेशी सरकारों के लिए जासूसी करने का दोषी ठहराया गया है। ממש הוא עבר כדי להביא אותו. इजराइल के खिलाफ जंग में हमास और हूती के साथ ही लेबनान के हिजबुल्लाह भी उतर आए थे। हालांकि साल भर पहले हिजबुल्लाह इजराइल के बीच सीज फायर हो गया था, लेकिन दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर अभी भी हमले करते रहते हैं। अब तक इजराइल के जवान हमास के इस्माइल हानिया और याहया सिनवार के अलावा हिजबुल्लाह के हसन नसरल्लाह और तबा तबाई समेत कई कमांडर्स को मौत के घाट उतार चुकी है। फिलहाल गाजा में शांति छाने की उम्मीद तो दिख रही है, लेकिन इजराइल के कदम से इस पर आशंका के बादल छा सकते हैं। हालांकि इसमें सबसे बड़ी भूमिका अमेरिका की हो सकती है। अब देखना होगा कि क्या शांति स्थापित करने की कोशिशें कामयाब हो पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप ने गाजा के लिए आखिरकार क्या खास प्लान है जो कि तैयार कर लिया है। युद्ध विराम इजराइल और हमास के बीच से ये सहमति बनती है या नहीं बनती है, ये जानकारी आपको साथ साझा करते हैं। इजराइल और हमास के बीच में सहमति से युद्ध विराम, आपको याद होगा कि यहाँ पर एक पूरा का पूरा मसौदा तैयार ट्रंप की तरफ से किया गया था। इजराइल की सेनाएं धीरे धीरे गाजा से पीछे हटेंगे और इंटरनेशनल फोर्स की तैनाती वहां पर की जाएगी, ये भी कहा गया था ट्रंप की तरफ से। और आगे क्या कुछ कहा गया वो भी जानिए। हमास सभी इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। हालांकि इस दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं हमास की तरफ से। ये बंधकों की रिहाई को लेकर के ट्रंप ने पहले से ही प्लान तैयार किया था। बंधकों की वापसी में जिंदा और मृत दोनों ही शामिल होंगे। जो डेड बॉडीज हैं वो भी हमास को अब कहीं ना कहीं रिलीज करनी होगी, ये कहा गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। गाजा के कैदियों को रिहा करेगा इजराइल। इजराइल को भी सेम यही करना होगा।
कि जिन लोगों को कैद में रखा है इजराइल ने, उन्हें छोड़ना होगा, ये भी कहा गया था। अब इसके अलावा उम्र कैद की सजा काट रहे 250 लोगों की रिहाई का मसौदा भी तैयार किया गया था। अगर युद्ध विराम चाहते हैं, युद्ध में शांति चाहते हैं, तो इन तमाम पॉइंट्स पर आगे बढ़ना होगा। और जो लोग उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, उनमें लगभग 250 लोग हैं, उनकी रिहाई का फैसला भी लिया गया है। करीब 1700 अन्य कैदियों को भी रिहाई मिलेगी। ये जानकारी भी मिली है कि और भी जो अन्य कैदी उम्र कैद के अलावा वो 1700 कैदी, उन्हें भी रिहा किया जाएगा। गाजा की सरकार में हमास और अन्य संगठन शामिल नहीं होंगे और इसके साथ ही जो हमास है वो पूरी तरीके से अपने हथियार त्याग देगा। गाजा के लिए अस्थायी तकनीकी समिति बनेगी ताकि वहां पर फिर से उस पूरे शहर को, उस पूरी जगह को रीडेवलप किया जा सके। इसलिए ये जरूरी है कि अस्थायी तकनीकी समिति बनाई जाए। गाजा के विकास और सुधार के लिए योजना तैयार की जाए। यही वजह है कि लाइन खींची जा रही है, जहां एक तरफ रीडेवलपमेंट का काम किया जाएगा, दूसरी तरफ उस जगह पर लोगों को रखा जाएगा जहां पर वो पहले से रह रहे थे। रीडेवलपमेंट वाले क्षेत्र में उन्हें बाद में लाया जाएगा। गाजा के विकास और सुधार के लिए योजना बनेगी और इस पर काम करना भी शुरू कर दिया गया है। कई और देश हैं जो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल फोर्स जो बनाई जाएगी, जो कि गाजा में तैनात होगी, उसमें उन्हें भी शामिल किया जाए। ये बात मैं तुर्की को लेकर के कह रही हूँ। और अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला की, जहां जंग के बादल छा रहे हैं। अमेरिका की सेनाएं आसपास डेरा पूरी तरीके से जमा चुकी है ताकि कभी भी फोन पर आदेश मिले तो वो जा करके युद्ध शुरू कर दें। लगातार ड्रिल भी चल रही है। राष्ट्रपति ट्रंप भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कई बार चेतावनी दे चुके हैं और इन सब के बीच वेनेजुएला ने भी तैयारी पूरी कर ली है। वेनेजुएला की तैयारी कैसी है, अमेरिका के सामने इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। कैरिबियन सी में यूएस का एक्शन। आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट्स। वेनेजुएला बनेगा जंग का नया एपिसेंटर। लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला में इन दिनों तनाव बढ़ता जा रहा है। वेनेजुएला के दरवाजे पर अमेरिकी सेना दस्तक दे चुकी है। यूएस कमांडोज और जवान लगातार ड्रिल कर रहे हैं। फाइटर जेट्स गड़गड़ा रहे हैं। समंदर में जंगी जहाजों ने लंगर डाल रखा है। इस बीच अमेरिका के एक और कदम से तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका के जेट्स ने इंटरनेशनल एयर स्पेस में वेनेजुएला के करीब ही उड़ान भरी। बताया जा रहा है कि यूएस नेवी के FA-18 जेट्स ने वेनेजुएला की खाड़ी के ऊपर से उड़ान भरी। हालांकि ये उड़ान इंटरनेशनल एयर स्पेस में की गई थी, लेकिन इसे अमेरिकी सेना की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के ये दोनों ही जेट्स ट्रंप के मादुरो पर प्रेशर कैंपेन का हिस्सा हैं। ये दोनों ही विमान वेनेजुएला के एयर स्पेस के बेहद करीब से उड़ान भरते देखे गए। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये विमान रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ाए गए थे और उन्होंने किसी भी देश की सीमा में घुसपैठ नहीं की
और सबसे बड़ी बात ये कि ये विमान हथियारबंद नहीं थे। इससे पहले भी अमेरिका ने इस इलाके में B-52 और B-1 बॉम्बर भेजे थे जो किनारे से काफी दूर थे। हालांकि इस बार की उड़ान सीमा के और ज्यादा करीब तक पहुंच गई। अमेरिका ने ड्रग्स कार्टेल पर एक्शन के नाम पर वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। अमेरिका के जंगी जहाज वेनेजुएला की जल सीमा के करीब ही मौजूद हैं। राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो पर कूटनीतिक दबाव भी बना रहे हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को देश छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। खबर है कि अमेरिका की ओर से मादुरो से कहा गया है कि वो खुद को और अपने करीबियों को बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहली और अहम शर्त यह है कि मादुरो को पद और देश छोड़ना होगा। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि मादुरो और उनके परिवार को देश छोड़कर जाने के लिए सेफ पैसेज दे दिया जाएगा। अमेरिका ने औपचारिक तौर पर कार्टेल डे लॉस सोल्स को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। साथ ही संगठन पर आतंकवाद से जुड़े और भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिका ने आरोप लगाया कि इस संगठन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और दूसरे बड़े अधिकारी शामिल हैं। अमेरिकी सरकार इससे पहले राष्ट्रपति मादुरो पर $50 मिलियन के इनाम का ऐलान कर चुकी है। हालांकि अमेरिका के अल्टीमेटम पर राष्ट्रपति मादुरो का साफ तौर पर कहना है कि वेनेजुएला कभी भी गुलामों वाली शांति स्वीकार नहीं करेगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में जमीनी कार्रवाई किए जाने के संकेत दे चुके हैं। अमेरिका के जंगी जहाज और करीब 15,000 जवान अपनी पोजीशन ले चुके हैं। और विस्फोट में खबरें लगातार जारी रहेंगी।